तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपी एसआई की तैयारी के लिए रिवीजन कर रहे हैं। यूपी एसआई के लिए रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने संविधान का भाग 1, 2 और 3 और 4 देख लिया है। ठीक है ना। हमने 4 भाग देख लिए हैं। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 4A। संविधान का भाग 4A जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। जो किस लिए बात करता है? मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है। मौलिक कर्तव्य के लिए, सॉरी, मौलिक कर्तव्य के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अधिकार दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? वो नागरिकों को दिए हैं। किस लिए? राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध दिए हैं। किसको? नागरिकों को। ठीक है। उसके बाद डाला है मौलिक कर्तव्य। अब एक बात बताइए मुझे, ये संविधान के भाग 4A में ही क्यों डाला है? जबकि मैंने तुमको बताया स्टार्टिंग में कितने थे? 22 भाग थे। उसके बाद हम 22 भाग की जगह भाग हम 23 भी तो कर सकते थे, लेकिन 23 ना करके हमने कहाँ डाला है? संविधान का भाग 4A। तो यहाँ क्यों डाला गया है? यहाँ इसलिए डाला गया है क्योंकि पहला भाग क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। फिर उसके बाद नागरिकता के बारे में ही प्रावधान है, यानी नागरिकों के लिए ही है प्रावधान। जो भी प्रावधान है नागरिकता, वो नागरिकों के लिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो है वो नागरिकों के लिए। जो फंड उसके बाद डीपीएसपी है, यानी कि जो कानून बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, ये डीपीएसपी जो कानून बनाए जाएंगे तो इनको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। उसके बाद हमने जोड़े थे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जोड़े, वो भी इसीलिए यहाँ जोड़े गए हैं ताकि वो किससे संबंधित रहे? किसके पास रहे? नागरिकों के चैप्टर के पास रहे। ठीक है ना। नोट, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है ना। ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है। अनुच्छेद 51 कै में है? 51 कै में है क्योंकि अनुच्छेद 51 था। उसके बाद अनुच्छेद 51 के बाद था अनुच्छेद 52। ठीक है ना। इनके बीच में कोई नहीं था, तो इनके बीच में क्या जोड़ दिया था? 51 का कै। ठीक है, 51 का कै जोड़ दिया था। ठीक है, जो कि बाद में जोड़ा था। बाद में जोड़ा कब था? एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, जो 1976 में बनाई गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, देखो ये लिखा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस समिति ने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की। कितने जोड़ने की बात की थी? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की। कि संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए जो नागरिक हैं। हमने उनकी नागरिकता बताई कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। हमने ये भी बताया कि उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। हमने ये भी बताया संविधान में कि उन नागरिकों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उसके लिए पहले से कोई मार्गदर्शन होगा या नहीं होगा। तो कर्तव्य कहाँ आएंगे? उनके कुछ कर्तव्य तो होने चाहिए, इसलिए इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये इसकी बात कर रहे हैं। संविधान का जो संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। कितने अधिकारों की बात करी थी? स्टार्टिंग में उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई थी। ठीक है। यहाँ से शायद क्वेश्चन भी आया है यूपीएसआई में, मेरे याद नहीं आया कब आया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया है शायद कि कितने मौलिक अधिकारों की बात सिफारिश की थी? 8 की, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। जोड़े कितने गए थे? 10। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? 11। एक कब जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें ये था अनुच्छेद 45 में क्या था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का क्या? ये मौलिक अधिकार है। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है। ये डीपीएसपी है। ये दोनों एक ही बात करते हैं। ये एक ही बात करते हैं दोनों शिक्षा के बारे में। ये क्या कहता है? शिक्षा मिलनी चाहिए। ये कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए देखभाल करेगा, उनकी देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा, और उनको शिक्षा के लिए कोई प्रावधान करेगा कि उनको शिक्षा दी जाए। तो क्या प्रावधान किया गया था?
सभी ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, सरकारी स्कूल। वो काम कौन करता है? वो करता है राज्य, ठीक है ना, वो काम करता है राज्य। तो यहाँ भी क्या जोड़ा गया था? यहाँ जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये जो कर्तव्य होंगे किसके होंगे? ये नागरिकों के कर्तव्य होंगे। यहाँ राज्य का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार, बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, वो बच्चों का अधिकार है। वो किसका अधिकार है? बच्चों का, वो बच्चों का अधिकार है वो, कि वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद डीपीएसपी राज्य का अधिकार है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है ना। यहाँ नागरिक, यहाँ नागरिक यानी नागरिकों का अधिकार है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। किसके लिए अधिकार हो गया? बच्चों के लिए। जो व्यक्ति, मैंने तुमको बताया था कि मूल अधिकार मूल क्यों है? मूल अधिकार मूल इसलिए ही है क्योंकि वो व्यक्ति को जन्म के अनुसार मिलते हैं, ठीक है ना। जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसको मूल अधिकार मिल जाते हैं कुछ, ठीक है ना, उसको मूल अधिकार मिल जाते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये कौन देगा? नागरिक। अब देखते हैं हम सारे के सारे मौलिक कर्तव्य क्या है। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, ये मैंने बताया आपको अभी। पहले में क्या है? राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, उनका सम्मान करना। उसके बाद संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीकात्मक अर्थ है, राष्ट्रीय ध्वज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज ही, जैसे अशोक चक्र है, ठीक है ना, उसके अंदर जो रंग है उसके, राष्ट्रीय ध्वज का मतलब ये नहीं है कि कहीं तिरंगा बना हुआ है या कहीं मान लो कोई राष्ट्रीय ध्वज हमारा कहीं गिर गया है तो उसको उठा के रखना, उसका सम्मान करना, वही नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि उसके अंदर जो आपको एक चक्र दिखता है, अशोक चक्र, आप उसका भी सम्मान करेंगे। उसमें जो एक रंग दिखता है केसरी रंग, ठीक है ना, उसका सम्मान करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक सफेद रंग जो चमकता है उसका, उसके अंदर शांति का प्रतीक है वो, तो आप समाज में शांति बनाए रखेंगे। जो आपको हरा रंग दिखता है वो दिखता है समृद्धि का और प्रगति का, यानी कि विकास करेंगे समाज का। जो समाज होगा, समाज को आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि समाज सुचारू रूप से आगे बढ़े, ठीक है ना, जिससे समाज सुचारू रूप से आगे बढ़े। इस बात का कर्तव्य किसका है? ये नागरिकों का, कि समाज में उपद्रव ना फैलाएं। उसके बाद क्या है? दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करें। देखिए यूपीएसआई में ही एक टॉपिक ऐसा है जो क्या कहता है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये टॉपिक है नहीं, ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस समय पर, यानी जब भारत में अंग्रेज थे, ठीक है ना, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय पर जिन जिन व्यक्तियों ने हमको आज़ादी दिलाई उनका हम सम्मान करेंगे। जो उनके उपदेश थे उनका हम सम्मान करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आया 3, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। ये कर्तव्य होगा। जबकि मैंने ये तुमको संविधान के अनुच्छेद 10 में बताया है कि यदि आप क्या करेंगे, भारत की एकता को, अखंडता को या संप्रभुता की रक्षा ना करके उसको हानि पहुंचाएंगे, भारत को तोड़ने की बात करेंगे, ठीक है, समाज में एकता नहीं बनाए रखेंगे, उसको एकता को तोड़ने की बात करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे तो संसद क्या करेगी? संसद कानून बनाकर आपकी नागरिकता छीन सकती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत क्या कर सकती है? नागरिकता को समाप्त कर सकती है, नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है ना, नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे ऊपर नैतिक रूप से लागू हैं, ठीक है ना, ये नैतिक रूप से लागू हैं, नैतिक रूप से लागू हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कोई दंडवत कार्यवाही हो सकती है, ऐसा नहीं है।
लेकिन हाँ, ये इसलिए है ताकि आप रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत के संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी तो है, कुछ कर्तव्य भी तो है, तो उन कर्तव्यों का पालन करें। चार क्या कहता है, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये क्या कहता है, ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि मान लो कभी भी कोई आपातकालीन संकट आ जाए, कोई आपातकालीन संकट आ जाए, युद्ध हो किसी देश के साथ, ठीक है, और हमारी सेना, हमने देखा है कि इसी तरीके से बनता है नहीं भारत का चित्र, ठीक है, तो इस क्षेत्र में हमारी सेना है, लेकिन यहां हमारी सेना नहीं है, ठीक है ना, या यहां हमारी सेना है, क्षेत्र ए में हमारी सेना है, क्षेत्र बी में हमारी सेना नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से हमारे खिलाफ युद्ध हो रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे में, हमारी सेना एक तरफ है तो क्या करेंगे, उसमें देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यानी कि इस यहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके लिए व्यक्तियों को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तैयार रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ही घर में हथियार रखेंगे कि देश के संविधान के रक्षा के लिए, देश की एकता की रक्षा के लिए है। 5 मौलिक कर्तव्य 5 क्या कहता है, भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं का सम्मान करना। आपका कर्तव्य क्या होगा कि आप राष्ट्रीयता को बनाए रखेंगे, भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं को क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, ठीक है। नंबर 6 क्या कहता है, नंबर 6 कहता है देश की संस्कृति को बढ़ाना, ठीक है, देश की संस्कृति को बढ़ाना। अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7, जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्रों और पशुओं आदि की संरक्षण करना, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, जैव विविधता, ये मैंने आपको क्या बताया अभी, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, ठीक है। तो राज्य पशुओं की रक्षा के लिए कानून बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, देखिए ये प्रावधान डीपीएसपी में है, लेकिन डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि मान के चलिए आपका एक क्लास है और उस कक्षा में 20 बच्चे हैं, ठीक है, उस कक्षा में 20 बच्चे हैं और उस कक्षा के अध्यापक आप हैं, अध्यापक कौन है, आप हैं, और वहां पर कोई एक बच्चा ऐसा है, कोई एक बच्चा ऐसा है जो जैसे सब लोग समान होते हैं ना, कहने का मतलब ये है मानसिक रूप से थोड़ा डिसबैलेंस है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, लेकिन हाँ उसके पास एक गॉड गिफ्ट है कि वो रुचियां रखता है काय में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, किसमें, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें, कोई भी नई चीज बना देता है, वो कोई नया प्रोजेक्ट बना देता है, अच्छा कोई गैजेट बना देता है नया, लेकिन जो मानवीय सोच है उसके लिए वो तत्पर नहीं है, ठीक है, उसका दृष्टिकोण जो है वो मानवीयता के लिए समान नहीं है, जैसे सब लोग सोचते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके दृष्टिकोण को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा जानने की इच्छा, उत्सुकता, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया वो पूछ सकते हो, ठीक है ना, उसकी इच्छा, ये किसका कर्तव्य होगा, ये नागरिकों का, कि उसको दबाया ना जाए, ये किसका कर्तव्य होगा, नागरिकों का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 9, सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, लाल किला है, ताजमहल है, लाल किला है, ताजमहल है, और भी काफी सारे स्मारक हैं जो राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है, उसकी रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर आता है नंबर 10, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, ठीक है,
व्यक्तियों का क्या कर्तव्य होगा? जो नागरिक हैं, भारत के अंदर नागरिक हैं, उनका क्या कर्तव्य होगा? उनका कर्तव्य होगा कि वो जीवन के किसी भी प्रत्येक क्षेत्र में वो कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, XYZ, वो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ना। उसके बाद आया छठा पॉइंट, उसके बाद आया छठा पॉइंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये तो व्यवस्था पहले से ही राज्य ने की हुई है, फ्री पढ़ाता है राज्य, नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी थी। मैंने आपको बताया कितने हैं। एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वो कब थी? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उसने सिफारिश की और उसमें मान लिया गया। कितने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी सिफारिश की थी उसने? 8 की। जोड़े कितने गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, इतनी सी जानकारी है बस। ठीक है, इस PDF के लिए मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं? PDF ले सकते हैं। और ये जो मैंने अब तक तुमको संविधान का भाग 1, 2, 3, 4 और 4A कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने 4-5 आपको भाग कंप्लीट कर दिए हैं। ये वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देंगे? टेलीग्राम पर दे सकते हैं, या फिर मैं रोके रखता हूं, आप इनको कमेंट भी कर सकते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र निम्न में से किस किस से मिलकर बनता है? किस किस से मिलकर बनता है? मैंने आपको बताया था, राज्य से बनेगा, केंद्र से बनेगा। ठीक है ना, इनको हम दोनों को, मैंने आपको राज्य क्या बताया था? वो कि भारत पूरा का पूरा क्या है? राज्य है। तो यहां पर राज्य का अर्थ क्या आ रहा है? राज्य का अर्थ केवल राज्य आ रहा है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, मैंने आपको अनुच्छेद कौन सा 2, अनुच्छेद 2 पढ़ाया था। अनुच्छेद 2 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 2 ये प्रावधान करता है कि आप किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हो? किसी भी क्षेत्र को, जैसे मान लो हमने सिक्किम जोड़ा था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था पहले, उसको बाद में जोड़ा गया है। तो राज्य क्या करे, संसद क्या करेगी? किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर सकती है। ठीक है ना, वो अधिग्रहित कर सकती है। तो राज्य जो भारत है, अनुच्छेद 1 वो किस किस से मिलकर बना है? किसके बारे में बात करता है? राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की और अधिग्रहित क्षेत्र की। ये ठीक है, क्योंकि केवल राज्य वो नहीं होगा, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वो भी नहीं होंगे। केवल केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है ना, और भी बाकी सारे हैं। पुडुचेरी के बाद है लद्दाख वगैरह है। ठीक है, अगला, नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों का गठन, मैंने आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद मैंने 2 में क्या बताया था? संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। कमेंट आप ही करेंगे इन क्वेश्चन का आंसर। मैं कब कराऊंगा इनको? कल कराऊंगा। 2 में है, 3 में है, 4 में है, किस में है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, कितनी देर लगी थी पढ़ाने में? सिर्फ संविधान के भाग 1 से एक क्वेश्चन ये आया, ये भी भाग 1 से है, ये भी भाग 1 से है, जो कि मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन उठाए हैं। अगर मैं ज्यादा उठाता तो ज्यादा भी आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये सिर्फ आपको कहाँ मिल जाएंगे? वहीं मिल जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है, सिर्फ उतने में। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैंने आपको क्या बताया था? या राज्य के विधानमंडल के पास है? मैंने क्या बताया था आपको?
केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? ये अभी आप चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है कि कौन से भाग में है, जबकि मैंने आपको वैसे अगर आप लगाना चाहे तो इलिमिनेट कर सकते हैं। संविधान के भाग क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 2 क्या कहता है? नागरिकता। 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार। तो बचा क्या? केवल 8। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बाकी सारे क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप, इनके आंसर आप कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन है 15, आप डालेंगे ऐसे 15, उसके बाद में एरो बनाएंगे और उसका डालेंगे ए बी सी, कोई सा भी, जो भी आंसर ठीक होगा। अगर ए ठीक है तो ए डालेंगे, बी ठीक है तो आप बी कर देंगे। ठीक है, इनका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो जैसा कि मैं समझ सकता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।